राष्ट्रीय संगोष्ठी जो है वो आज श्रमजीवी महाविद्यालय में आयोजित हो रही है और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्राचीन किताबें यहाँ पर मौजूद है और किताबों का जो उद्गम है आप देख सकते हैं किस प्रकार से मंदिरों से, शिलालेखों से, गुफाओं से और वहाँ से मिले अवशेष के आधार पर ये पुस्तकें जो है आज भी हमें पढ़ने को मिलती है। जहाँ एक तरफ व्यक्ति आजकल मोबाइल के युग में हो गया है, मोबाइल उसके हाथ में, दुनिया उसके हाथ में हो गई है, वहीं किताबों से छूटता जा रहा है। लेकिन आज कुछ बातें ऐसी जो है जो आज भी किताबों में जो है वो देखने को मिलती है। आप देखें यहाँ तमाम जितने भी वंश है उनके बारे में हैं या और अन्य महलों के बारे में हैं, गीतासर के बारे में है, भक्ति हो चाहे शक्ति हो चाहे संस्कृति हो, हर नगरी के अंदर किताबों का बड़ा महत्वपूर्ण किरदार जो है अपना रहता है। आज किताबों के माध्यम से ही हम अपनी चेतना कर रहे हैं। किताबें हमें बहुत बड़ा ज्ञान देती है, किताबें हमारी क्षमता जो वर्धन है वो करती है। किताबें आजकल नवयुग पीढ़ी देखें आप तो मोबाइल की तरफ ज़्यादा रुख है, तो किस प्रकार से आज के युग में किताबें मोबाइल पर हो गई है। बस कुछ भी है, गूगल महाराज को पूछो सब बता देंगे। तो गूगल पे कुछ चीज़ें ऐसी जो नहीं मिलती है, आज भी कई ऐसी कहानियाँ हैं, भारतीय कहानियाँ जो गूगल पे आज भी उपलब्ध नहीं है, जिनको आज किताबों में ही ढूंढा जा सकता है। किताबों में वही लिखा है जो प्राचीन ग्रंथों में जहाँ तक इतिहासकार पहुँच पाएँ, जहाँ तक इतिहासकारों की जहाँ तक उनकी सोच रही है, जहाँ तक उनकी पकड़ रही है। आप देखिए किस प्रकार से भारतीय इतिहास, भारतीय परंपरा, भारतीय हर समाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, शिल्पकला, मंदिर, यहाँ तक कि मस्जिद, गुरुद्वारे और हर एक बारे में जो उसका चित्रण हमको यहाँ से किताबों से प्राप्त होता है। किताबें अपने जीवन में एक श्रेष्ठ किरदार निभाती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदलती है। मैं जयपुर से हूँ, किरणदीप पब्लिशर। पब्लिकेशन का मेरा वर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है। तो बाकी आजकल जो किताबी दुनिया में ऑनलाइन का और ज़्यादा प्रभाव है। बाकी जो रुचि किताबों में चाहिए वो सामने किताबों में किताबों के माध्यम से ही जो ज्ञान मिल। लाइब्रेरी देखते हैं आप? हाँ, लाइब्रेरी भी देखते हैं, सभी तरह के बुक्स हैं। और वापस किताबी दुनिया में आजकल के जो विद्यार्थी आ रहे हैं तो ई बुक्स का उनका प्रभाव कम हो गया ऑनलाइन का। बाकी नमस्कार हैं जो गूगल के माध्यम से नहीं मिलती है और उन पर है भी नहीं, आज भी उपलब्ध नहीं है। आज भी उपलब्ध नहीं है गूगल पे। इतनी जो साहित्य है वो सामने देख के ही जो हाथ में किताब लेते हैं तभी पता लगता है। मैं और मेरी किताब ये सब्जेक्ट पे मैंने जब से 72 से जो नौकरी ज्वाइन की वो मैंने लाइब्रेरी में ज्वाइन की थी। और मेरा जो बचपन है, मेरे बड़े वाले ब्रदर को पढ़ने का शौक़ था तो उनकी वजह से मुझे भी शौक़ लगा और इस शौक़ की वजह से ही सर्विस मेरी क्या है कि लाइब्रेरी में रही। और लाइब्रेरी से बाद में रिटायर होने के बाद में 40 साल 9 महीने 24 दिन नौकरी की। उसके पश्चात मैंने एक मासिक पत्रिका अक्षय लोकजन चालू की और उसका सबसे बड़ा कारण था कि लोग चर्चा तो ज़रूर करते हैं मगर काम कोई नहीं कर पाता है। हर व्यक्ति ये चर्चा करता है कि 70 साल में इतिहास, कला, कौशल, संस्कृति का बिगाड़ हुआ है मगर उसको सुधारने वाला कोई नहीं है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने ये अक्षय लोकजन मासिक पत्रिका की शुरुआत की और नई रिसर्च और नए जो काम करने वाले जिनको कहीं मौका नहीं मिलता है उनको मतलब हमने लेखन की ओर, प्रगति की ओर बढ़ाया और उनका लेखन सामग्री को हमारी पत्रिका के माध्यम से छाप के और पूरे हिंदुस्तान में निःशुल्क भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही हमारा ये है कि मेवाड़ की कला, कौशल, इतिहास और जो चीज़ें भूल चुके हैं लोग, मंदिर, अभी आज जो 2 दिवसीय ये कार्यक्रम हो रहा है मंदिर के ऊपर, तो मंदिर की स्थापत्य कला, धार्मिक दर्शन और इस पे सारा 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी पत्रिका में भी हम जो यहाँ से आज शोध पत्र पढ़े जाएंगे क्रमशः हम उन पत्रिका में उन शोध पत्रों को छापने का प्रयास करेंगे। और अभी हमारा अगला जो अंक आ रहा है वो जनजाति पे अंक आ रहा है और इसके पश्चात
हम विशेष अंक जो निकाल रहे हैं वो श्रीनाथ जी के मंदिर के ऊपर, और साथ ही अगला जो अंक आ रहा है वो हम इतिहास, सामयिक इतिहास पे अंक निकाल रहे हैं। तो हमारा प्रयास है वो कला, संस्कृति, इतिहास और संस्कृति को बचाने में जो कार्य कर रहे हैं उन सभी को हम भोपाल जयंती के माध्यम से सम्मान देके आगे कार्य करने को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। आप लाइब्रेरी में भी रहे हैं, क्या लगता है हम आखिरी स्तंभ तक पहुंच पाएंगे? क्या भारत के रज और गगन में इतिहास भरा? इस जो इतिहास हमारा विभिन्न क्षेत्रों में है उसको प्रयास तो लोग कर रहे हैं और लिपिबद्ध होता जा रहा है, मगर फिर भी कई त्रुटियाँ भी आ रही हैं। काफ़ी मतलब जो त्रुटियाँ हैं उनको दूर करके नए सिरे से इस काम को सहयोग के साथ बढ़ाने का काम करना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है कि व्यक्तिगत कार्य नहीं होके और आम जन के फ़ायदे के लिए ये संस्कृति, इतिहास, भाईचारा, स्नेह जो है पुनः जीवित करने का कार्य पत्रिका के मन माध्यम से हो, पुस्तकों। इतिहासकार कितनी बड़ी भूमिका होती है लिखने समय, उसको हो सकता है कि उसके कई विरोध का सामना भी करना पड़ जाए। इतिहास में आजकल विरोधाभास बहुत ज़्यादा चल रहा है। इन 10-15 वर्षों में विरोधाभास पूर्व में जो काम हुए उनका विरोध करने की प्रक्रिया चल रही, मगर मेरा ये सोचना है कि जो कोई भी कार्य किया जाए वो रिसर्च के माध्यम से साबित किया जाए, जिससे क्या है ये नहीं लगेगा आप विरोध स्वरूप ही काम कर रहे हैं। विरोध की जगह मगर जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रिसर्च महत्वपूर्ण होनी चाहिए। रिसर्च के साथ मतलब वो शोध करके ये साबित करे कि पूर्व में गलती की गई थी और उसको इस प्रक्रिया में सुधार किया जाए। आज इतिहासकार के सामने दो तथ्य हो गए, क्या लिखूं और क्या नहीं लिखूं। ऐसा है कि इतिहासकार के सामने दो पहलू हैं, मगर उन पहलुओं को वो रिसर्च के माध्यम से, शोध के माध्यम से साबित करे कि भाई पूर्व वाले जो है वो कुछ गलती में थे और हमने इस रिसर्च के माध्यम से इसका सुधार किया है, पर वो तथ्यों के साथ होना चाहिए। हवाई बात नहीं होके तथ्य के साथ, रिसर्च के साथ और शोधपरक वस्तुओं, व्यक्तिगत जानकारी या जैसे भी संभव हो वो तथ्यों के साथ किया जाए, तब जाके ये। इतिहासकार क्या देखता है, मेरी किताब सड़क पे या मेरी किताब लिपिबंद अलमारी में? अभी तक तो बहुत से लोग बाग ऐसे हैं जिनकी रचनाएं अलमारियों में ही बंद है, क्योंकि उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है, उसकी वजह से लिपिबद्ध होने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो मेरा सार्वजनिक मंच से ये निवेदन है कि सक्षम लोग व राजस्थान गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस माध्यम से एक टीम गठित करें जो उचित लगे कि भाई ये लिपिबद्ध करने लायक है, तो मतलब उसका क्या है प्रयास होता रहना चाहिए, जिससे क्या नई नई चीज़ें और लेखकों को प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। तो आप थे जय किशन जी चौबे, जिनसे हम बात कर रहे थे किताबों के ऊपर। किताबें वो अमूल्य, हमारे लिए अनमोल रत्न है, जिससे हम पढ़कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, क्षमतावर्धन कर सकते हैं। इतिहास और उपन्यास, सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान हमें होता है। किताबें आजकल नवयुग पीढ़ी जो है, मोबाइल आने के बाद किताबें मोबाइल पे हो गई है, थोड़ी पढ़ी, थोड़ी अच्छी पढ़ी, और जो टास्क उनको दी जाती है थोड़ी थोड़ी पढ़ लो बीच में, वो कहीं कहीं फिर बातें आगे जाके कारण बन जाती है, फेल होने का कारण बनती है, आधी अधूरी जानकारी का कारण बनती है। किताबें ही एक ऐसी है जिससे हम अपने जीवन को जो है सार्थक कर सकते हैं। किताबें जो है हमेशा आजकल के इस मोबाइल युग में किताबों का नहीं होना बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि अपन मोबाइल से लेके पढ़ रहे हैं सभी चीज़ें, या गूगल से लेके पढ़ रहे हैं। किताबें है तो हमारे पास एक स्टोरेज है, हर समय हमारे पास अवेलेबल रहती है, और किताब से ही हमें सीखने को मिलता है, ना कि मोबाइल से। चक्कर ये पड़ता है कि आजकल ये जल्दबाजी और ये क्या कहते हैं इसको, नए युग के चक्कर में हमने जो हमारा ये किताबों के प्रति जो स्नेह है इसको छोड़ दिया, और जिसके पास किताब पढ़ने का समय नहीं है तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। किताबें हमारे घर में हमेशा होनी चाहिए, एक अलमारी हर एक के साथ होनी चाहिए। अगर किताबों से
या कोई मतलब नहीं है, तो फिर आज भी स्कूलों में सोचो किताबें पढ़ा रहे हैं, क्यों मोबाइल से क्यों नहीं पढ़ा रहे अपन। तो मोबाइल है जी, ठीक है, अपनी जगह ज्ञान ले लीजिए, लेकिन किताबें का एक संग्रह हमारे पास होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप कुछ भी कर रहे हो, भले इतिहास है या विज्ञान है, कुछ भी है, आप हर सब्जेक्ट का आपको हर एक टॉपिक के ऊपर आपको एक किताब होनी चाहिए, जिससे कि आपको हमेशा उसका ज्ञान बराबर मिलता रहे। अगर किताब पढ़ेगा ही नहीं तो व्यक्ति तो फिर अधूरा ही रहेगा, कहने का मतलब हाँ, ये है, किताब निकाल नहीं पाएगा वो। किताब नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं हो सकता। किताब बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि किताबें पढ़ने से ही कोई नॉलेज ज्ञान होता है, और आर्कोलॉजी में तो देखने से ही पता चलता है, साइट पे जाने से पता चलता है। ये किताबें काफ़ी ज्ञानवर्धक होती है, किताबें पढ़नी चाहिए। इतिहास की विशेषता किताबों को तो पढ़ना ही चाहिए। किताबों का उद्गम कब से शुरू हुआ भारत में? किताबों का उद्गम बड़ी प्राचीन काल से समय से हुआ, तब से ताड़पत्रों पर लिखना चालू हुआ है, तब से किताबों का उद्गम हुआ है। उनको पांडुलिपियाँ कहते थे, बाद में किताबें आई हैं। और पहले हम किससे सीखे? क्या हमारे पास लिपियाँ थी या मंदिरों से, गुफाओं से सीखे हम ये सारी लिखना कला? सबसे प्राचीन समय में देखे जाए तो ये चित्रों से भारत में जो हड़प्पा सभ्यता मिली है, वो चित्रों से लिपि का उद्गम माना जाता है। फिर बाद में ब्राह्मी लिपि आई, खरोष्ट लिपि आई, उसके बाद में संस्कृत की लिपि आई, जिसे नागरी लिपि कहते हैं। उससे लिपियों का विकास हुआ और मानव ने लिखना शुरू किया। जी, थोड़ा सा बताइए कैसे किताबों का उद्गम? मैं तरुण हूँ। मैं पीएचडी कर रहा हूँ राजस्थान विद्यापीठ अंडर प्रोफेसर जीवन खड़कवाल सर के अंडर। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में सबसे पहला आर्ट रॉक आर्ट के ज़रिए आई, जिसमें हम देख सकते हैं कि भीमबेटका जो सबसे फेमस रॉक शेल्टर है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे बहुत सारी रॉक आर्ट देखने को मिलती है, जहाँ जो कि हमें अपर पैलियोलिथिक से लेके, जो कि हम कह सकते हैं कि 10 से 20 हज़ार साल पहले से लेके अभी तक हिस्टोरिकल फेज़ और मिडिवल फेज़ तक हमें वहाँ पे रॉक आर्ट देखने को मिलती है, जिसमें ह्यूमन के जो मानव के चित्र हैं, जानवरों के चित्र हैं, और इसके अलावा जो उनका रहन सहन कैसा था, कैसे वो शिकार करते थे, उनको वहाँ पे डिपिक्ट किया गया है दीवार के ऊपर, और जो कि अभी भी प्रिजर्व है। जो यदि किसी को देखना हो तो भीमबेटका ज़रूर जाना चाहिए। इन राजस्थान में यदि देखिए तो धारेश्वर जो कि चित्तौड़गढ़ में है, और बूंदी वाला एरिया भी काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे हम रॉक आर्ट देख सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे रॉक आर्ट के बाद में यदि हम स्क्रिप्ट की बात करें, स्क्रिप्ट हमें सबसे पुरानी यदि हमें मिलती है तो वो इंडस की मिलती है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है हमें, क्योंकि वो पढ़ा इसलिए भी नहीं गया है क्योंकि हमें वो स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं मिली है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो सबसे बड़ी स्क्रिप्ट मिली है उसमें सबसे ज़्यादा जो लेटर्स मिले हैं वो 10 लेटर मिले हैं, जो कि हमें धोलावीरा जो एक हड़प्पन साइट है गुजरात में, वहाँ हमें ये साइट पे हमें मिला है। बट यदि स्क्रिप्ट जब तक कि हमें ज़्यादा लेटर्स ना मिले और डबल स्क्रिप्ट या डबल लैंग्वेज में ना मिले तो तब तक हमें इसे पढ़ नहीं सकते हैं। उसके बाद में बीच में एक बहुत बड़ा गैप है 1000 से 1200 साल का, जिसके बीच में हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलती है इंडस के बाद में। जो फिर उसके बाद में जो हमें स्क्रिप्ट मिलती है फिर मौर्यन फेज़ में मिलती है, जो कि खरोष्टी और ब्राह्मी में मिलती है, जिसकी जो लैंग्वेज है वो प्राकृत पाली में है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे ब्राह्मी में चेंजेस आती गई, और लेटर फेज़ में 10th 11th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कि जो देवनागरी लिपि है जिसका विकास होता चला जाता है ब्राह्मी से ही। और ऐसे इसी के ज़रिए हम देख सकते हैं कि जो लिपि का जो विकास हुआ है वो मॉडर्न से पीछे यदि हम देखें तो मेनली हम ब्राह्मी से ही मानते हैं। और ये पूछना था कि काफ़ी बड़ा आपने, मुझे बताइए मानव ने किताबों के माध्यम से रहन सहन, सामाजिक जीवन क्या किस तरह से ढाला या बदला? जी, किताबों का जो विकास जो हुआ है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। यदि मैं एक आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मेरी जो स्टडी है वो लाखों साल पहले से है, तो मेनली जो किताबों का विकास हुआ है आफ्टर, मुझे लगता है कि 2000 ईयर्स के आसपास से स्टार्ट हुआ होगा। और जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे, लोगों को समझ आने लगी कि हमें ज्ञान ज़रूरी है, ज्ञान से हम काफ़ी कुछ पा सकते हैं इस धरती पे, तो उन्होंने जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने स्टार्टिंग में जब किताबें लिखी तो
क्योंकि स्टार्टिंग में जो बुक्स किसके पास होती थी, जो पढ़ा लिखा इंसान हो, क्योंकि समाज में ऐसा होता था कि एक एरिया में एक इंसान होगा जो पढ़ा लिखा होगा, सबके पास नहीं थी। जैसे जैसे विकास होता गया, अभी मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं कि सभी लोग पढ़ सकते हैं। हिंदी तो बेसिकली सभी लोग पढ़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं था कि आज से 500 साल पहले लोग सब पढ़ पाते थे। वही लोग पढ़ पाते थे जिसके पास ज्ञान हो, जो ज्ञान मतलब पढ़ने के लिए गुरुकुल जाते थे, किसी गुरु के पास जाते थे, उसी को पास ज्ञान था, जो कि ज्ञान लेके वो भी समाज में बांटता था कि इस बुक में ऐसा लिखा है, तो लोगों को पता चल पाता था कि हाँ ऐसा कुछ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत प्रगतिशील था, लेकिन आपको क्या लगता है अंग्रेज आने के बाद ये पद्धति ज़्यादा शुरू हुई है? ऐसा नहीं कह सकते। यदि डेवलपमेंट हुआ है, हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज़ों की वजह से ही हुआ है सब कुछ, बट ये कह सकते हैं कि उन्होंने वो चीज़ लाई बाहर से कि आपको सबको आना चाहिए पढ़ना, बट पढ़ा तो हम नहीं ना ऐसा बस उन्होंने डाला। बट अंग्रेज़ को छोड़े हुए आज से 70 साल हो गए, बट आप डेवलपमेंट देखोगे 1950 1947 से बाद से लेके अभी तक, तो कितना चेंजेस आया। आज भी हम सोचते हैं कि आज से 20 साल पहले देखें तो हमारे पास सबके पास टच स्क्रीन फ़ोन नहीं था, तो हम या फिर कुछ कंप्यूटर नहीं थे, सब ओनली लिखने पे वो रहते थे, हाथों से लिखते थे। बट अभी कंप्यूटर, फ़ोन, ये सब कुछ आने से लोग क्या बोलते हैं, काफ़ी कुछ विकास हुआ है। क्योंकि अब ये है ना कि फ़ोन में भी हम देख के पढ़ सकते हैं एक बुक को, हमें खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो PDF के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। तो इससे विकास तो हुआ ही और लगातार होता जा रहा है। आज के युग में आपको क्या लगता है कि ये चीज़ हमको प्रमोट करनी चाहिए, ज़्यादा प्रमोट करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसी को बुक पढ़नी है, तो मुझे लगता है कि यदि आप ऑफलाइन तरीके से बुक पढ़ रहे हो, वो बेस्ट होता है, क्योंकि वो चीज़ हमेशा आपके सामने रखी रहती है। जब भी हम रूम में घुसेंगे तो बुक यदि हमारे सामने रखी होगी तो हम उसे उठा के, हमें फ़ील आता रहेगी हमें इसे पढ़ना है और हमने इसे पढ़ा है। बट वो यदि हम लैपटॉप कंप्यूटर से पढ़ते हैं तो वो वैसा वाला फ़ील नहीं आता, क्योंकि आँखों में भी इतना प्रॉब्लम होता है, तो कैरी करने में भी थोड़ा दिक्कत होता है। आपको देखा? हाँ, आँखों देखा, क्योंकि ओके।